नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज 6 मार्च। आज के अपडेट में मैं आपको बताऊंगा श्री अयोध्या की क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे ही महाकुंभ 51 दिन तक चला है प्रयागराज में, तो हम सबने ये देखा कि सामान्यतः लोग प्रयागराज आने के बाद काशी, विंध्याचल और उसी के साथ-साथ चित्रकूट उनकी लिस्ट में था और प्रमुखता से सभी श्रद्धालु जाना चाहते थे श्री अयोध्या। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज में जो भारी संख्या जनदबाव दिखाई दिया, वो तो दिखाई ही दिया। चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे प्रयागराज शहर में हो और चाहे मेला क्षेत्र में हो। लेकिन उसी के साथ-साथ एक भारी जनदबाव आपको विंध्याचल में भी दिखाई दिया। आपको काशी से भी ऐसी खबरें आई कि जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और शहर उसी तरीके से एक भीड़मय हो गया या श्रद्धालुओं से भर गया जैसे प्रयागराज। यही स्थिति अयोध्या की भी रही। चाहे प्रयागराज से काशी आने वाले सड़कें हों, राजमार्ग हों या काशी से फिर अयोध्या आने वाली, तो सड़कों से लेके और खुद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भी बहुत भारी जनदबाव रहा है लगातार, जब तक महाकुंभ चला है। अब क्या स्थिति है? दयाल जो मिस्टर दयाल जो कि कमिश्नर हैं अयोध्या कमिश्नरी के, उनका एक कल औपचारिक बयान आया है और उन्होंने उस औपचारिक बयान में यह बताया है कि अयोध्या की स्थिति जो कि महाकुंभ के चलते एक भारी जनदबाव के उसमें आ गई थी, वहां भी स्थिति उसी तरीके से अब सामान्य बैक टू नॉर्मल आ चुका है, जैसे कि महाकुंभ के बाद प्रयागराज की स्थिति है, महाकुंभ के बाद जैसे काशी और विंध्याचल की स्थिति। सुबह 6:30 से लेके 9:30 तक, सुबह 6:30 से 9:30 ये दर्शन का समय है रामलला का, जो कि सामान्य दिनों में यही टाइम टेबल रहता है। हालांकि जब वहां पर जनसैलाब ज्यादा आ जाता है, श्रद्धालु ज्यादा आ जाते हैं, जैसा कि कुंभ के दौरान हुआ, तो रामलला से ओवर टाइम कराया जाता है। आप हंस रहे होंगे, जी हाँ, ओवर टाइम कराया जाता है। उनको सुबह 6 बजे, 6:30 से दर्शन शुरू करके और 9:30 नहीं बल्कि 1-2 घंटा और तक बढ़ाया गया है। 10:30, 11 बजे तक श्री रामलला विराजमान ने दर्शन दिया है। तो आने वाली 6 अप्रैल को जब अ, रामनवमी होगी, संभवतः 6 अप्रैल ही है, अभी तक कैलेंडर मुझे तो 6 अप्रैल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अयोध्या के लिहाज से अब अगर बड़ा अवसर कहें तो वो नवमी आने वाली है अप्रैल के पहले हफ्ते में। अगर आप श्री अयोध्या आना चाहते हैं तो बीच में जब महाकुंभ का जन सैलाब चल रहा था, तो लखनऊ से अयोध्या आने के रूट को भी डाइवर्ट किया गया था, चाहे वो बनारस की तरफ से आ रहे हों, चाहे आप प्रयागराज की तरफ से प्रतापगढ़ और उस रोड से आ रहे हों सुल्तानपुर से, उसको डाइवर्ट किया गया था क्योंकि संख्या गाड़ियों की ज्यादा हो गई थी। लेकिन सामान्य दिनों में ऐसा नहीं किया जाता। मेरी आपको एक सलाह है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम बाहर से आ रहे हैं और इन सारे तीर्थों को मैं प्रयाग भी करना चाहता हूँ, मैं काशी भी करना चाहता हूँ, मैं विंध्याचल भी करना चाहता हूँ, मैं अयोध्या भी करना चाहता हूँ, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मेरी राय आपको ये है कि आप अपनी यात्रा का सेंटर लखनऊ को बनाएं अगर आपको मल्टीपल यात्राएं करनी है। आप लखनऊ आए, आप सबसे पहले या तो अयोध्या से शुरुआत करें जो कि सड़क मार्ग 2.5 घंटे की दूरी पे है अयोध्या से, और सार्वजनिक परिवहन से लेके प्राइवेट टैक्सी और ट्रेन भी आपको बड़े आराम से उपलब्ध है। अगर आप अयो अयोध्या से प्रयागराज के कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन है, जो डे टाइम में चलती है। लगभग 8:30 बजे अयोध्या सुबह 8:30 के आसपास वो अयोध्या से निकलती है और दोपहर में आपको प्रयागराज पहुंचा देती है। इसी तरीके से वो दोपहर के बाद प्रयागराज से निकलती है और रात के 8, 8:30 बजे वो आपको अयोध्या लाके छोड़ देती है। तो वंदे भारत एक कंफर्टेबल ट्रेन है जो आपको प्रयागराज और अयोध्या इन दोनों से जोड़ती है और वाया लखनऊ आती है। यानी लखनऊ अगर आप सेंटर बना रहे हैं तो आप ट्रेन के जरिए भी प्रयागराज जा सकते हैं, फिर वहां से वापस आके आप अयोध्या आ सकते हैं। ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रयागराज से ही आप काशी को अपना एक एक्सटेंशन बना सकते हैं, क्योंकि काशी भी वहां से घंटों की सड़क मार्ग और रेल मार्ग की दूरी पे है। तो मुझे जो उचित लगता है कि यदि आप अपनी यात्रा इन सारी जगहों का प्लान कर रहे हैं,
तो आप अपना सेंटर लखनऊ को बनाइए, चाहे आप एयरपोर्ट है, चाहे बाई एयर आइए, चाहे बाई ट्रेन आइए या बाई रोड आइए। तो अगर आपने लखनऊ को सेंटर बना लिया तो वहां से लगभग ये सारी दिशाओं में है और सारा कुछ 200-250 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको आराम से ये कवर करने में काफी सहायता होगी। तो ये अपडेट रहा महाकुंभ के बाद श्री अयोध्या के हवाले से। अयोध्या जी में रुकने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, दर्शन अब नॉर्मल हो रहे हैं, तो आप श्री अयोध्या यदि आना चाहते हैं तो अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। रामनवमी का एक महापर्व आने वाला है जिसमें श्री अयोध्या जी की छटा देखते ही बनेगी, उसका महत्व ही देखते बनेगा। अब आते हैं आज की एक दूसरी घटना पर। कल एक समाचार आया, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। कल एक समाचार इसी के साथ आया। उस समाचार में क्या था मैं आपको बताऊंगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये कर्नाटका के राज्य पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी रान्या राव हैं। कहा जा रहा है कि ये उनकी सौतेली बेटी हैं, शादीशुदा हैं। रान्या राय कन्नड़ एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन ये लगातार दुबई जाती थी। डीजीपी की बेटी हैं, दुबई जाना, उसके ऊपर अभिनेत्री हैं, तो इनका दुबई जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब आप फ्रिक्वेंट दुबई जाएं, उसके बाद इन पर नजर पड़ी एजेंसियों की और इनको एयरपोर्ट से 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसको इन्होंने अपने बदन में अलग-अलग जैकेट्स में, अपने थाइज में, अपने कमर में इनको छुपा के रखा हुआ था। हालांकि इनके पिता जो डीजीपी हैं वो बता रहे हैं मैं सदमे में हूं। उनका ये कहना है कि ये हमारे साथ नहीं रहती, ये अपने पति के साथ अकेले रहती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां के उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनका ये कहना है कि अभी ये सारी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप सोचे 15 किलो सोना, डीजीपी जो एक्टिंग डीजीपी इस समय वर्तमान डीजीपी हैं हाउसिंग सोसाइटी के, एक सीनियर अधिकारी कर्नाटका पुलिस के, उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा सोना पकड़ा जाता है। और न सिर्फ सोना, बल्कि घर पर जब रेड होती है तो वहां पर 2 करोड़ कैश मिलता है। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटका की सरकार, राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। बताया ये जा रहा है कि 1 साल में जो जांच निकल के आई है, 1 साल में ये मोहतरमा जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं, जिनके बगल में सोना भी दिखाई दे रहा है, वो 30 बार दुबई गई। 1 किलो सोना लाने का 1 लाख रुपया लेती थी। ये इनकी फीस थी, यानी सीधे-सीधे ये सोने की तस्करी का मामला है। कर्नाटक वो स्टेट है जहां के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर सोने की तस्करी का आरोप लग चुका है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, अगर आप देखिए तो केरल में जहां कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार है, वहां सरकारी स्तर पर यानी बड़े लोग जो सिस्टम में हैं, जो सत्ता में हैं, वो सीधे-सीधे सोने की तस्करी कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है और ये निश्चित रूप से ये नया ट्रेंड नहीं है। साउथ के स्टेट्स में यानी दक्षिणी राज्यों में इस तरह की एक परिपाटी देखी गई है, जहां बड़े लोग, जहां सत्ताधारी नेता, जहां पर नौकरशाह, वरिष्ठ नौकरशाह, उनके आसपास के लोग और यहां तक कि ये लोग कभी-कभी एयर होस्टेस और एयर लाइंस के स्टाफ को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और सोने की भारी तस्करी, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, यहाँ पर देखी गई है और बहुत पहले से देखी गई है। ये चलन बहुत पहले से है, जहां पूरी की पूरी सरकारें इन्वॉल्व हैं सोने की तस्करी कराने में। ये एक दुखद स्थिति है। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ऊपर आप ये भी कह सकते हैं कि साहब कार्रवाई किसने की? कार्रवाई बिल्कुल सही बात है, स्टेट एजेंसी ने ही की, लेकिन कोऑर्डिनेट किया इस कार्रवाई को, इस सूचना को शेयर किया सेंट्रल अथॉरिटीज ने। सेंट्रल एजेंसीज ने जब इनके ऊपर नजर रखी, ये महिला, ये लड़की 1 साल में 30 बार दुबई जाती है और लगातार वहां से वापस आने के बाद फ्रिक्वेंट जाती है, बल्कि पिछले 15 दिनों में तो ये 4 बार दुबई आई और गई और चौथे बार में ये 15 किलो सोने के साथ पकड़ी गई हैं। ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, लेकिन आप सोचिए ये किस तरह के काम कर रही हैं। क्या एक डीजीपी, वर्तमान डीजीपी की लड़की, उनके परिवार की सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, उनकी अपनी बेटी अगर इस तरह से इन्वॉल्व है, तो इसका साफ मतलब है कि अगर अब तक ये पकड़ी नहीं गई थी इतनी बार दुबई से सोना तस्करी करते हुए, तो निश्चित तौर पर इनके वरिष्ठ नौकरशाह पिता का रोल रहा होगा। इस बार चूंकि
सेंट्रल एजेंसीज ने ये सूचना स्टेट एजेंसी को शेयर की और स्टेट एजेंसी के पास अब कोई चारा नहीं था कि वो इनको गिरफ्तार करे और इन पर कार्रवाई हो गई। ये स्थिति है र- राज्य सरकारों की, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। और डी के शिव कुमार के इस बयान ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, जब वो ये कहते हैं कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। जनाब, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके एक सर्विंग डीजीपी, उसकी बेटी 15 किलो सोना तस्करी करके ले आ रही है और आप कहते हैं कि आप इस पर कुछ नहीं कह सकते। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसीज इसी तरीके से सूचनाएं शेयर करेंगी। हालांकि मैं साधुवाद देता हूं कर्नाटक की उस स्टेट एजेंसी को, जिसने कम से कम सेंट्रल एजेंसी के फीडबैक पर यह कार्रवाई की और सोना तस्करी करने वाली सौम्या राय पकड़ी गई। ये दो अपडेट जिसमें मैंने आपको श्री अयोध्या आने वाले रामनवमी और अयोध्या जी की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया, और कर्नाटक से निकल के आती हुई इस खबर के बारे में। इन्हीं दोनों बातों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। दीजिए आज्ञा, नमस्कार। कल फिर एक नए अपडेट के साथ आप सभी के सामने आने का अवसर मिलेगा।